हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी साइंस के तो अध्याय 1 को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम स्टार्ट करेंगे। आज की टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें कैसे कैसे वर्क होता है, ये केमिस्ट्री का एक्चुअली पार्ट्स होता है, ठीक है ना। इसमें हर एक पॉइंट्स जो होता है ना वो इम्पोर्टेंट है एज पर बीपीएससी एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन हो, या रेलवे के हो या बीपीएससी के हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमने कुछ अध्ययन किया, जैसे कि हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध का खुला छोड़ दिया जाता है ताकि उसमें जो टेम्परेचर बने वो बाहर निकल जाए, जिससे दूध खराब ना हो। लोहे का तवा अथवा तसला अर्थात कील की आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अंगूर को किण्वन किण्वन हो जाता है, मतलब अगर अंगूर को छोड़ दिया जाए तो किण्वन हो जाएगा। भोजन पकाया जाता है, हमारे शरीर का भोजन का पाचन पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। ये जो परिस्थिति होती है ना, ये सभी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, ये जितने भी होते हैं ना, अंगूर का किण्वन हुआ, भोजन हमारे शरीर में पचता है, और भोजन पकाना, ये जितने भी क्रिया हुए ये सब क्या हुए, रासायनिक अभिक्रिया हो गए, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया ये अभिक्रिया होते हैं जिसे एक बार परिवर्तन कर दिया जाए तो वो फिर अपने मूल रूप में नहीं कन्वर्ट हो सकता, इसे रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, ठीक है ना, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ये चीज़, जैसे कि बोलता है कभी कभी कि हम मैग्नीशियम रिवर लेते हैं और वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिवर लेते हैं और वायु की उपस्थिति में हम इसका क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। जब रिएक्शन कराते हैं ना तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम रिबन लेने के बाद जैसे ही हम इसमें रिएक्शंस कराते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये तुम्हारा बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैग्नीशियम क्या बन जाता है, ऑक्साइड बन जाता है। ये वीवीआई है। बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और इसकी जो रंग होती है ना, आगे चलते हैं। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और ये श्वेत चूर्ण में परिवर्तन होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस में परिवर्तन हो जाता है, श्वेत चूर्ण में परिवर्तन। ये भी पूछ सकता है ना कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उसका जो कलर होता है किस रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड में बनाता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है, फॉर्मेशन होता है ना, तो श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह जो चूर्ण होता है ना, ये चूर्ण कैसा होता है, ये जो चूर्ण होता है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये चूर्ण हो गया, ये तुम्हारा ऑक्साइड का ये चूर्ण हो जाता है, ठीक है। वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाले अभिक्रिया के कारण यह बनता है, ठीक है ना। ये बोल रहा है ना कि वायु की उपस्थिति के कारण ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाले अभिक्रिया के कारण यह बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक चीज ये है क्रियाकलाप 2। एक परत नली में लेड सीसा नाइट्रेट की घोल लीजिए, इसमें पोटासियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। आपने क्या परीक्षण किया, ये भी इंपॉर्टेंट्स हैं, ये देख लेते हैं। जब हम एक कांच में दानेदार जस्ता को हम जेडेन से यूज करते हैं, और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है ना, H2SO4 होता है ना, से अभिक्रिया कराते हैं ना, तो ये हमें H2 गैस प्रदान करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन पूछता है, रिएक्शन ऐसे पूछता है कि जस्ता जो होता है ना वो H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है। जस्ता क्या होता है, धातु होता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, ये अम्ल होता है, एसिड होता है ना, एसिड हो गया, ठीक है ना। मतलब अगर धातु एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकालता है, तो ये हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तुम्हारे एग्जाम्स के लिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये बोलता है ना कि दानेदार जस्ते में पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस बाहर निकलता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। अब देख लेते हैं। ऊपर दिए गए 3 क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेरण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्या क्या होता है भाई, ये अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, इसके रंग में भी परिवर्तन होता है,
ठीक है, गैस के निकास अथवा उत्सर्जन होता है और ताप में परिवर्तन। ये जो 4 पॉइंट्स होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है ना, इसमें से क्या क्या चीज़ परिवर्तित करती है। एक तो अवस्था में परिवर्तन करता है, रंग में परिवर्तन करता है, गैस तथा निकास अथवा उत्सर्जन परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है। ये चीज़ जो होते हैं क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, हम रासायनिक अभिक्रिया पाते हैं। हमने अभी पढ़ा कि मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन के साथ प्रजेंस में अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसका जो रंग होता है ना, वो उजला होता है, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा कि कोई भी धातु अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो एक लवण बनाता है और साथ में तुम्हारा H2 गैस निकलता है। ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया हम देख लेते हैं। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिबन का दहन होता है तो ये कब क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। ये हमने देखा। ठीक है, वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, ठीक है, ये जो अभिकारक हो गए, कौन कौन से अभिकारक, मतलब कहने का मतलब अभिकारक मिल के उत्पाद का निर्माण करते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक अभिकारक हो गए और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है ना, ये उत्पाद हो जाता है। ठीक है ना, और इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो रंग होता है कैसा होता है तुम्हारा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो रंग होता है ना, ये सफ़ेद चूर्ण का हो जाता है। ठीक है, ठीक है, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिसमें रासायनिक अभिक्रिया होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। ठीक है ना, इस अभिक्रिया में एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, शब्द समीकरण से अभिप्राय अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन के मध्य एक तीर के निशान से हम डिनोट करते हैं। ठीक है ना, अभिकारकों के बीच हम प्लस का सिंबल देते हैं और उसे LHS बोलते हैं, और उत्पादों के बीच प्लस का चिन्ह देते हैं, उसे RHS में लिखा जाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के प्रजेंस में अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है ना, तीर के निशान बाईं और दाईं ओर से तत्वों के परमाणु की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करता है। ठीक है, ठीक है, क्या दोनों और तत्वों के परमाणु की संख्या समान है, यदि हाँ है तो समीकरण संतुलित है। हम देखते हैं ना कि इस यहाँ पे और यहाँ पे क्या ऑक्सीजन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं, तो हम इनके द्रव्यमान को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। ठीक है ना, परमाणु की संख्या को समान अगर नहीं है तो उसे हम समान करेंगे, तो अगर नहीं है तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान बराबर नहीं है। यहाँ पे और यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 अणु है, मैग्नीशियम के 1 अणु है, लेकिन MgO बनाएगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 ही अणु है, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं है। इसे हम मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे हम 2 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे हमने 2 लिखा, यहाँ भी 2 लिखा, तो ये मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बन जाता है। इसके कारण ये क्या होता है, इस रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि बैलेंस हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के महत्व देख लेते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। हमने पढ़ा था ये क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, हम उत्पाद बोलते हैं। इस चीज़ को हम अभिकारक बोलते हैं, इसे हम उत्पाद बोलते हैं। इसमें दोनों में क्या है कि द्रव्यमान को हम बराबर करते हैं तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया से पहले या उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। ठीक है, जैसे कि हमने क्रियाकलाप में देखा, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जिंक और सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये चीज हमने देखा था। जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, वहां से हाइड्रोजन गैस की निकलती है। उपरोक्त में ये समीकरण हम देख सकते हैं, क्या ये संतुलित है, तो Zn SO4 हो गया H2, हाँ ये संतुलित है।
ये क्या है, धातु हो गया, ये तुम्हारा अम्ल हो गया, इसके अब क्या कि ये तुम्हारा जिंक सल्फेट बना दिया, ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये समीकरण क्या है, संतुलित है, ठीक है। ये जो पॉइंट्स होता है समीकरण को दर्शाता है। जैसे फॉर एग्जांपल FeH2O के साथ अभिक्रिया करता है तो Fe, जैसे अब यहाँ पे देखिए FeH2O के साथ अभिक्रिया Fe3O4 और H2 निकलता है। इसमें हम क्या करेंगे, ये संतुलित कैसे हम करते हैं, तो हम इसमें द्रव्यमान, ये सब जितने हैं सब संतुलन के बताए गए हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट्स नहीं है, संतुलित ऐसे किया जाता है, कैसे किया था ये दिखाया गया, ठीक है। अब देखते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आगे चलते हैं। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थिति जैसे कि ताप, दाब और उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के द्वारा नीचे, जैसे कि हमने देखा CO को H2 के साथ अभिक्रिया करते हैं CH3, ये मेथनॉल का सूत्र होता है CH3OH, 340 डिग्री एटमॉस्फेयर पे करते हैं ना, 340 एटमॉस्फेयर के सहायता से ये मिथेल बनता है, ठीक है ना। ठीक है, हमने देखा कि CO2 के साथ कंट्रोल जी, हमने ये चीज देखा कि ये इक्वेशंस हो गए तुम्हारे। ये भी क्वेश्चंस पूछते थे, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, कितने, ये उत्प्रेरक बोलते हैं, उत्प्रेरक इसे बोलते हैं, ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। 340 एटमॉस्फेयर, CH3 मेथनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया करता है, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के साथ ये क्या करता है, ग्लूकोज बनाते हैं, CO2 H2 बनता है। ये यहाँ पे बोल सकता है ना कि H2 यहाँ पे निकलता है। आगे चलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देख लेते हैं, ठीक है। इसमें एक पार्ट हो गया संयोजन अभिक्रिया। ये संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, जोड़ने की प्रक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोलता है यहाँ पे। जैसे जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुझे हुए चूने CaOH2 का निर्माण करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है और अधिक मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन मतलब उत्पन्न करता है। ये संयोजन अभिक्रिया कहता है, मतलब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि बिना बुझा हुआ चूना जो होता है ना CaO, बिना बुझा हुआ चूना को कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूने को। ये जब जल के साथ रिएक्शन करता है तो बुझा हुआ चूना बनाता है। बुझा हुआ चूना मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है और ऊष्मा उसमें से क्या होती है, मुक्त होती है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर नए एकल का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। मतलब दो उत्पाद मिलकर एक नए चीज का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। इस तरह पूछ सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया दो उत्पाद मिलकर एक नए, दो उत्प्रेरक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर की अभिक्रिया में बिना बुझे हुए चूने को विलयन के साथ दीवारों को सफेद करने के लिए किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट ज्यादा है, इसी क्वेश्चन पूछ सकता है। ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवार की सफेद करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया कर दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब
कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना देता है। सफेदी के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, जिससे दीवार चमक जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का भी सूत्र होता है क्या, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट ही बोलते हैं इसे हम। क्या बोलते हैं इसे हम? कैल्शियम कार्बोनेट ही बोलते हैं तुम्हारा। कैल्शियम कार्बोनेट, ये संगमरमर का सूत्र भी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जबकि CO2 के साथ अभिक्रिया करता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है तुम्हारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाली चीज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये चीज जो हो गया ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब ये पूछता है ना कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट बनाता है और H2 गैस निकलता है, H2O निकलता है, तो हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है तुम्हारा। ये क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है तुम्हारा और H2 गैस निकलता है। ये जरूरी इंपॉर्टेंट है। ये भी एक एग्जाम्पल है क्या, कोयले का दहन जो होता है ना, ये भी संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा। ठीक है, H2 प्लस ऑक्सीजन, ये भी जल का जो निर्माण होता है ना H2 ऑक्सीजन के साथ, ये भी तुम्हारा संयोजन अभिक्रिया का निर्माण हो गया। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अभिकारक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसे अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हमने ये भी देखा है कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई, इसमें अभिक्रियाओं को मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होते हैं, उसके ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये बोल सकते हैं ना कि जैसे कि हमने संयोजन अभिक्रिया की कि दो चीज को मिलाते हैं तो एक एकल निर्माण होता है, एकल चीज का निर्माण होता है। ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है कि उसमें से कुछ ऊर्जा निकलती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कुछ उदाहरण देख ले। प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे मीथेन को ऑक्सीजन के साथ प्रजेंस में गैस में रिएक्शन कराते हैं तो CO2 बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनाता है, प्लस ऊर्जा ये मुक्त करता है। क्या करता है तो मेरा हाँ हमने क्या बोला कि ये प्राकृतिक गैस का जो दहन होता है ना, ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया हो गया। एक एग्जाम्पल है, क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है? हाँ, श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। क्यों? क्योंकि जो ग्लूकोज होता है हमारे शरीर में, क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ग्लाइकोजन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है ना, ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है, जब टूटता है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड H2O ये सब बनाता है तुम्हारा। ठीक है ना, तो ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है, तो वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा भोजन से प्राप्त होता है। पाचन क्रिया में जब खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू और ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है, इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर में की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमारे ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन कहते हैं, जिसका अध्ययन हम कर चुके हैं। देखिए, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया में CO2 H2O ऊर्जा देता है, तो ये क्या होता है तुम्हारा, ये ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया हो गया। क्या हो गया? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया हो गया तुम्हारा, ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। साग सब्जी वनस्पति द्रव विघटित होकर कंपोस्ट बनता है, ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है तुम्हारा। साग सब्जी जो होते हैं ना, विघटित होते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं ना, तो ये भी तुम्हारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का पार्ट हो गए तुम्हारे। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अभिक्रिया में एक पहचाने की एकल उत्पाद के निर्माण में ऊष्मा उत्पन्न होते हैं। अभी हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं ना, जैसे अब देखिए, फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाला परखनली को गर्म करने तथा गंध सूंघने की विधि देख लेते हैं एक बार हम। अब हम क्या करें, विघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें क्या हो रहा है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाला परखनली को गर्म करते हैं तो उसमें कैसे गंध आते हैं, ये भी हमें देखना है।
देखिए, क्या आपने ध्यान दिया है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तित हुआ है? जो कि क्रिस्टल जो होता है गर्म करता है ना, तो हरे रंग में ये इसके जो गैस होते हैं ना हरे रंग में दिखाई देते हैं। सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलाक्षणिक विशिष्ट गंध को आप सूंघ सकते हैं। देखिए, इसमें क्या करते हैं ना, इसमें हम उष्मा को देते हैं, तोड़ने के लिए क्या करते हैं, उष्मा को दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे फेरस सल्फेट FeSO4 को फेरस सल्फेट बोलते हैं, इसमें उष्मा दिया जाता है। उष्मा छेपी में क्या संयोजन अभिक्रिया में उष्मा निकलता था, लेकिन इसमें तोड़ने के लिए क्या करते हैं, उष्मा को दिया जाता है। फेरस सल्फेट जब उष्मा दिया जाता है तो फेरस ऑक्साइड Fe2O3 SO2 और SO3 में निकलता है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद में प्रदान करते हैं, इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। गर्म करने पर फेरस सल्फेट का क्या होता है, FeSO4 × 7H2 बोलते हैं ना। गर्म करने पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत फेरस ऑक्साइड Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 का वियोजन हो जाता है। फेरस ऑक्साइड ठोस है, जबकि SO2 और SO3 गैस है। उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में वियोजन होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे इस अभिक्रिया में जिसे चूना पत्थर CaCO3 बोलते हैं ना, कैल्शियम कार्बोनेट इसे बोलते हैं। CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। उसमें उष्मा दिया जाता है ना, तो CaO + H2O में निकलता है, CO2 में निकलता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट को, जैसे संगमरमर का भी ये सूत्र होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का भी सूत्र होता है। कैल्शियम कार्बोनेट में जब उष्मा दिया जाता है तो कैल्शियम बुझा हुआ चूना निकलता है, बुझा हुआ कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है हमें, और CO2 गैस निकलती है बाहर। इसमें क्या होता है, उष्मा देते हैं, उसमें उष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। आप अब देखिए लेड नाइट्रेट का तापन तथा नाइट्रेट ऑक्साइड का उत्सर्जन। देखिए आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। ये कैसे रंग का, जब ये लेड नाइट्रेट तापन मतलब उष्मा दिया जाता है तो इसका रंग कैसा निकलता है, ये भूरे रंग का निकल जाता है। ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। ये सब जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है ना, इसका जो रंग होता है ना, ये NO2 अभिक्रिया के प्राप्त होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे। लेड नाइट्रेट जो तापन विधि के द्वारा लेड ऑक्साइड PbO निकलता है, NO2 निकलता है, O2 निकलता है। NO2 जो होता है ना, वो नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड होता है। उसका जो धुआं होता है ना, वो कैसा होता है, भूरे रंग का होता है, ठीक है। ये देखिए सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। इस बार का जो BPSC क्वेश्चन था यही पूछा था। सूर्य के प्रकाश में जब सिल्वर को रखते हैं ना, तो वो धूसर रंग का हो जाता है। इसकी अभिक्रिया का सूत्र भी देख लेते हैं एक बार हम। आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर, ऐसे तो पूछा था कि सिल्वर का रंग कैसा होता है, तो श्वेत रंग का होता है, लेकिन अगर वो सूर्य के प्रकाश के साथ अभिक्रिया करता है तो धूसर रंग का हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, AgCl सूर्य के प्रकाश में जो अभिक्रिया करता है ना, सिल्वर क्लोराइड जो सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करता है Ag + Cl2 में निर्माण हो जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr जो होता है ना, सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया करता है, Ag + Br निकालता है, ठीक है ना। ऊपर दी अभिक्रियाओं में श्याम श्वेत फोटोग्राफी के लिए किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में उष्मा अवशोषित होता है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। उष्मा छेपी नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। उष्मा शोषी अभिक्रिया का, जिसमें उष्मा निकलता है उसमें उष्मा छेपी अभिक्रिया बोलते हैं। जिसमें उष्मा दिया जाता है उसमें उष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया देख लेते हैं। हमने अभी संयोजन अभिक्रिया पढ़ा, उसके बाद वियोजन अभिक्रिया पढ़ा, उसके बाद हम अब विस्थापन अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है,
जैसे कि कॉपर सल्फेट का विलयन डूबी हुई लोहे की कील में, अगर सल्फर ये फ्रक्नली है, इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है, उसमें 2 रॉड को डुबा दिया जाए तो क्या होगा, ये चीज बताया गया है। ठीक है ना। देखिए, लोहे की कील पहले ऐसे थी, कॉपर सल्फेट में विलयन में बाहर निकाले गए लोहे की कील ऐसी हो जाएगी। ठीक है ना। लोहे की कील भूरे रंग क्यों हो जाती है? भूरे रंग की हो जाती है, लोहे की कील सफेद होता है अगर कॉपर सल्फेट में नहीं डुबाता, जैसे डुबाने के बाद बाहर निकालते हैं ना तो भूरे रंग का हो जाता है। कॉपर सल्फेट का विलयन नीला रंग का मलिन क्यों पड़ जाता है? और कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है ना वो नीले रंग का हो जाता है, अभिक्रिया करता है। इसे हम वियोजन विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए, इस अभिक्रिया में लोहे, जिसे हम आयरन बोलते हैं, दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया, हटा दिया जाता है, इसलिए इसे विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जेडन जो करता है ना, ये क्या करता है ना कि जेडन कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है ना, तो कॉपर सल्फेट को ये हटा देता है, क्योंकि मोर रिएक्टिव होता है, कॉपर से जिंक होता है, मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए ये SO4 के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट बनाता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है। वैसे लेड Pb और कॉपर के साथ अभिक्रिया करता है तो लेड क्लोराइड बनाता है और सी बनाता है। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होती है, यही क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ना। जिंक तथा लेड जो होता है ना, कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, वे कॉपर और उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। ठीक है ना। द्विविस्थापित अभिक्रिया, कॉपर तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं, तत्व है, वे कॉपर तथा उसके यौगिक को विस्थापित करते हैं। तो ये विस्थापित अभिक्रिया हो गया, एक अभिक्रिया हो गया तुम्हारा। ठीक है। इसके बाद द्विविस्थापन देख लेते हैं एक बार हम। आप देखेंगे कि श्वेत रंग का एक पदार्थ निर्माण होता है जो जल में अभिलय होता है, इस अभिलय पदार्थों को अवक्षेप बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे कि सोडियम सल्फेट के साथ अगर बेरियम सल्फेट का यूज करते हैं, सोडियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बेरियम सल्फेट और क्लोरीन गैस निकलता है। बेरियम जो सल्फेट होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? हम अवक्षेप बोलते हैं। बेरियम, ये जो BaSO4 होता है ना, ये तुम्हारा क्या हो गया? तुम्हारा ये अवक्षेप का निर्माण करता है, ये अभिलय होता है, ये घुलता नहीं है। और NaCl क्या होता है कि एक बार घुल जाता है, इसे सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। देखिए, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि Ba+2 और SO4 की अभिक्रिया BaSO4 अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है, वह विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। इसमें द्विविस्थापन में क्या होता है ना कि आयनों के बीच में अभिक्रिया होती है, आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, हम उपचय अपचय के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कॉपर ऑक्साइड में उपचय पढ़ेंगे हम। कॉपर चूर्ण का सतह पर कॉपर ऑक्साइड सेकेंड की काली परत चढ़ जाती है। यह काले पदार्थ क्यों बना होता है? से कॉपर ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंस में रिएक्शन करता है ना, तो तापमान अभिक्रिया के साथ CO2 बनाता है। यदि हम गर्म CuO के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो सतह काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है, कॉपर प्राप्त होता है। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है, तापन विधि से कॉपर प्लस H2O का निर्माण कर देता है। ठीक है। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थों में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचय हुआ है, तथा जब अभिक्रिया में किसी ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो कहते हैं उसका अपचय हुआ है। इसमें ऑक्सीजन का क्या हुआ है कि ह्रास हुआ है, इसमें हाइड्रोजन का क्या ऑक्सीजन का वृद्धि हुई है। ठीक है। अब देखिए, उपच अपचय अभिक्रिया को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं? जैसे कि कॉपर में क्या हुआ है कि ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है तो अपचय हो गया तुम्हारा, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का हुआ है तो उपचय। उपचय को हम क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण बोलते हैं ना, उपचय अपचय बोलते हैं ना। जैसे कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, हाइड्रोजन का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस होता है तो ऑक्सीकरण होता है वो तुम्हारा। ऑक्सीजन का हरासमेंट होता है, हाइड्रोजन में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है तो अपचय होता है तुम्हारा। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन से
यहाँ पे लॉस होता है तो अपचय हुआ, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन में वृद्धि हुई तो उपचय होगा, ठीक है ना। रेडॉक्स अभिक्रिया में कुछ अन्य उदाहरण, जैसे यहाँ पे देखिए ZnO के साथ CO, तो Zn के साथ क्या होता है, अपचय हुआ है, ऑक्सीजन कार्बन के साथ उपचय हुआ है, मैग्नीज के साथ क्या हुआ है, अपचय हुआ है, और H के साथ उपचय हुआ है। ऊपर दिए उदाहरण में आधार पर हम कह सकते हैं यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थों का उपज तब होता है जब ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। पदार्थों का उपज तब होता है जब ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ठीक है ना। क्या आपने दैनिक जीवन में उपज अपच के प्रभाव को देखा है? संचारक देख लें। संचारण किसे बोलते हैं? आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उसमें लालिमा युक्त भूरे रंग का परत चढ़ जाता है। प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। अन्य धातुओं में भी ऐसी परिवर्तन होती है। क्या आपने चांदी और तांबे पर चढ़ने वाली परत को ध्यान से देखा है? जब कोई धातु आपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। इस अभिक्रिया में संक्षारक होता है। चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाता है, इसे हम संक्षारक के बोलते हैं। अन्य उदाहरण निम्नलिखित हैं। संक्षारक कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे के रेलिंग, जहाज तथा धातु, विशेषकर लोहे के बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है, ठीक है। विकृत गंधित देख लेते हैं एक बार हम, मतलब बिना स्मेल के बोल सकते हैं विकृत गंधित, जिससे कि हम बोलते हैं ना वसा युक्त तथा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है तब उसका स्वाद या गंध कैसा होता है, जैसे यही क्वेश्चन है। वसा युक्त जैसे कि फैटी और तैलीय खाद्य पदार्थ अगर लंबे समय तक रख दिया जाए वायु की उपस्थिति में तो उसका जो ना तो स्वाद होगा ना तो गंध होगा। उपचित होने पर तेल और वसा विकृति गंधीन हो जाता है तथा उसके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्राय तैलीय और वसायुक्त खाद्य सामग्री के उपचयन रोकने के लिए पदार्थों को प्रति ऑक्सीकारक मिला जाते हैं। वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने के लिए उपचय की गति धीमी हो जाती है। कि आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स के थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसे नाइट्रोजन जैसी सक्रिय गैस युक्त करते ताकि चिप्स उपचय ना हो सके, मतलब ऑक्सीडेशन ना हो सके उसका। आपने क्या सीखा? अभी इस क्वेश्चंस के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट इस टॉपिक के बारे में देखते हैं। एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक, उत्पाद और प्रतीकात्मक रूप से अपने उनकी भौतिक अवस्था में प्रदर्शित करती है। रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है जिसमें समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद दोनों ही और रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले परमाणु की संख्या समान हो। समीकरण का संतुलन होना आवश्यक है। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। संयोजन अभिक्रिया में वियोजन अभिक्रिया संयोजन की अभिक्रिया के विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजन होकर दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं, ऊष्माशोषी बोलते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विस्थापित करता है तो विस्थापन अभिक्रिया होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं का समूह आयन आपस में क्या होता है? आदान प्रदान कर लेते हैं तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। अवक्षेप अभिक्रिया में अभिलय लवण प्राप्त होता है। अब अवक्षेप जो अभिक्रिया होता है ना उसमें अभिलय लवण प्राप्त होता है। NaCl जो होता है लवण होता है तुम्हारा। अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है। अभिक्रियाओं में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग
ह्रास अथवा होता है। ऑक्सीजन के योग या ह्रास, हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। जैसे कि अभिक्रिया में पदार्थों का ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है। ऑक्सीजन या योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन में ह्रास या हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। ठीक है, हमने आज क्लास 10th के एनसीईआरटी साइंस के पार्ट्स को हमने पढ़ा, और इसका जो पार्ट्स था ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण था। ठीक है ना। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट, जो कि कल करेंगे। चलिए, थैंक यू।